जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम जो भी है मूल विधि में आईपीसी, सीआरपीसी और उससे संबंधित जितने भी केस हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने एक एक्ट किया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एक्ट। तो हम अब देखेंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हम उनको करेंगे आज कि कितने प्रश्न आए हुए हैं। इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम वाले नहीं होंगे, जितने भी एक्ट होंगे वो मैं बाद में कराऊंगा। पहले इनको साथ लेके चलते। आईपीसी सीआरपीसी के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, अति महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना, उनको हम आज देखेंगे। इसके बाद कुछ और प्रश्न जो आए हुए हैं और साथ में प्रैक्टिस हम करेंगे। कुछ क्वेश्चन यहीं से उठा लेंगे, कुछ प्रश्न यहीं से जो हम रिवीजन भी करते चलें। तो इस तरीके से हम इनको लेके चलेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि आपको आईपीसी से मूल विधि में, आईपीसी नहीं पूरी मूल विधि में कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। हम इतनी बार इनको यहीं पे रिवाइज कर लेंगे। पहले हमने आईपीसी सीआरपीसी पढ़ी, वहाँ पे धारा पढ़ी है, वहाँ पे समझा है। उसके बाद हमने केस किए, वहाँ पे धारा समझी है। इसके बाद अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ, वहाँ पर फिर हम अदर प्रैक्टिस करेंगे, जो कुछ अलग प्रश्न जो महत्वपूर्ण है उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सभी को कवर कर लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन बस आप इसमें जितना भी पढ़ना ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ते रहना, अलग से याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे समझ में आ जाएगा सब कुछ। जब प्रश्न आएगा आज आप देखना, जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने भी पहली वीडियो ध्यान से देखी होगी, आज वो खुद ही जब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन देखते ही क्लिक कर देगा कि हाँ ये आंसर है इसका। लेकिन जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। उससे पहले आप अपने इस चैनल को, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। आज का देखते हैं मोटिवेशनल थॉट। आज का मोटिवेशनल विचार क्या है? कमज़ोर लोग हमेशा बहाना बनाते रहते हैं। कमज़ोर लोग हमेशा बहाना बनाते रहते हैं और मेहनती लोग सफल हो जाते हैं। ये हकीकत बात है भाई, और आप सबको पता है, ऐसा कोई नहीं जिसको ना पता। जो कमज़ोर लोग होते हैं हमेशा बहाना बनाते रहते हैं, अब से नहीं, थोड़ी देर में, कल से, परसों से, मंडे से, तब से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करें, मतलब टोटल बहाना। इस वजह से नहीं पढ़ पाया, ये समस्या थी, वरना ये कर देता, ये कर देती। तो टोटल वो बहाना बनाते रहते हैं। कौन? कमज़ोर लोग। और जो मेहनत करते हैं, वास्तव में मेहनत करते हैं, वो सफल हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है भाई, देखो 2017 में आया था। आप देखते रहना कब आया, तो बार बार बोलने में टाइम वेस्ट होगा, तो आप देख लेना पूरी। तो पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार। देखो यहीं से धारा सब याद हो जाएंगी, मैंने इसीलिए कहा है आपको अलग से पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं भाई। मैं इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करा के चलूँगा। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए और इससे अलग भी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, और क्वेश्चन हम अपने आप से बनाएंगे, कुछ अलग से क्वेश्चन लेंगे। मतलब ये है टोटल आपका यहीं पे कराना है कुछ, सब कुछ। इसमें आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग टाइम मत दो। इससे अलग टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट पे दे लो। और भाई मैथ की वीडियो पढ़ी है, प्लेलिस्ट में देख लेने, बेहतरीन शॉर्ट मेथड से कराया गया है कि एग्जाम में आपका टाइम ही टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। आप करते रहते हो एक एक सवाल को 2-2, 3-3 मिनट में, अरे वो सब मेथड छोड़ दो, 10-15 सेकंड में करो और टाइम टू टाइम अपना करते चलो, ठीक है ना। एक सवाल के लगभग 40 सेकंड मिलते हैं, तो 40 सेकंड भी क्यों ले रहे हो, 15-20 सेकंड में करो और अपना छोड़ दो, ठीक है। बाद में अपना टाइम तो बचेगा, प्रेशर तो नहीं होगा दिमाग में, वरना दिमाग पर प्रेशर होता है, टाइम कम हो जाता है तो सवाल गलत हो जाते हैं आते हुए भी। और जब प्रेशर नहीं होता तो ना आने वाला सवाल भी एक बार को सही हो जाता है, जब उसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है भाई। चलते पहले प्रश्न पे। वो अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो किस इरादे, धारा 24 में मैंने किस लिए बताया था, धारा 24 है बेईमानी से संबंधित। किससे संबंधित है? बेईमानी से संबंधित। देखो जितने भी इसके ऑप्शन होंगे हम उसको भी रिलेट करते चलेंगे, लेकिन जो ऑप्शन वास्तव में आएंगे या कुछ लॉजिकल है उन्हीं को, ठीक है ना। जैसे फालतू दे रखे हैं उसको हमें नहीं देखना है। तो भाई धारा 24 किससे संबंधित है? बेईमानी से। अगर कोई किसी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है, ला 100 रुपया दे दे, तेरे 200 हो जाएंगे, ठीक है ना। या और किसी तरीके से ला तेरी जॉब लगवा दो, तो इस तरीके ये किस में कहलाते हैं ना, बेईमानी से। तो ये किस में आ जाएंगे आपका? बेईमानी में। और जो ज़्यादा बड़े केस होते हैं वो उसमें धोखाधड़ी में आते हैं, 420 में। अब आगे देखते हैं हम, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है? आपको मैंने बताया था भाग 3 अध्याय 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 में क्या है? दंड। कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 75 तक। यहाँ पे हम भाग अध्याय भी याद करते चलेंगे। अगर किसी ने जो अध्याय वाली वीडियो है, जो 23 अध्याय है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उस जो पहली वीडियो है मूल विधि की प्लेलिस्ट में देख लेना, सबसे पहली वीडियो। इतने अच्छे ट्रिक से बताया गया, यहीं पे याद हो जाएंगी, अलग से ज़्यादा हेडक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? धारा 53 यह है दंड से संबंधित। किससे संबंधित है? दंड से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है।
ठीक है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? ठीक है, तो ये भी 2017 के ही है कुछ क्वेश्चन, कुछ 2014 के भी हैं और कुछ 2011 के भी, वो आप देख लेना। तो ये प्रश्न आया था, तो सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, हाँ इन तीनों में ही है, ठीक है ना। मालदीव में भी है और पाकिस्तान में भी है, तो वो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इन देशों में है, संशोधित है। लेकिन इन देशों में कौन सी है? मैकाले द्वारा संशोधित संस्करण ही है यहाँ पर संहिता का, भारतीय दंड, ये जो आईपीसी है इसी का। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? पहला है, एक छड़ी से जड़ को 50 बार मारता है, यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा। उसने पूछा कौन सा सही होगा, तो ये गलत होगा। आपको पढ़ाया गया था आईपीसी की धारा 71, आईपीसी की धारा 71, ठीक है ना। क्या पढ़ाया गया था आईपीसी की धारा 71 में इसी बारे में दिया गया है। किस बारे में दिया गया है आईपीसी के? भाई आईपीसी की जो धारा 71 है आपको पढ़ाया था ना। अब यहाँ से आपको जो धारा है वो सारी आपकी यहाँ पे रिपीट होती चले हैं, मतलब कई अपराधों से मिलकर बना भी अपराध। भाई एक का है तो इसमें एक ही अपराध के लिए सजा मिलेगी, ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ते हैं हम, तो यहाँ से आपको धारा भी याद करके चलनी, वहीं पर दिमाग लगना चाहिए। जब ए जड़ को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है, भाई उसके बीच में आता है, छोड़ दे यार मत मार। और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है, उसने कहा आजा तू भी आ जा, ले तुझे भी दूं खुराक। ए बाई को भी मारता है। फिर ए जड़ को स्वेच्छा से, अब क्या कर रहा है? ए जड़ को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए तर रही है। हाँ बिल्कुल, उसको जो मारा उसके लिए अलग सजा है और उसको जो मारा उसके लिए अलग सजा है। उन दोनों के लिए क्या है? वो अलग उत्तरदायी होगा। तो इसमें पूछा है उसने कौन सा सही है, तो भाई पहला वाला तो हो गया गलत, ठीक है ना। जो एक छड़ी के लिए सजा होगी वही 50 के लिए होगी। अब दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला इसमें सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? इसमें हो जाएगा आपका केवल 2। कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं, आपराधिक दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? ये भी यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 को आया था। तो वो पूछ रहा है आईपीसी की धारा 405 से 409 से किससे संबंधित है? तो ये है आपराधिक न्यास भंग से संबंधित। ये क्या है? आपराधिक न्यास भंग से संबंधित। मैंने आपको बताया था भाई, अपना कोई सामान किसी दोस्त के यहाँ छोड़ के चले, आगे देखा तो उसने कर दिया, उसमें से खेल कर दिया, ठीक है ना। गाड़ी के जो टायर थे वो भी बदल दिए, नए तो पुराने लगा दिए, और भी उसने जो करना था वो कर दिया। तो उसने क्या करा है? वो आपराधिक न्यास भंग किया है, ट्रस्ट ऑफ ब्रीच, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जिसको बोलते हैं, धोखाधड़ी वाला केस उसने कर दिया, ठीक है ना। धोखा दे दिया उसने, मतलब एक तरीके से विश्वास जो था, विश्वास को उसने तोड़ दिया, तो आपराधिक न्यास भंग इसको कहते हैं। आगे देखते हैं हम, ये जबरन वसूली है भाई, जबरन वसूली आईपीसी की धारा 347, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको। और छल किस में है आपका? आईपीसी की धारा 415 में, और दंड किस में है छल का? 416 में। आगे देखते हैं हम, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है भाई? 420 से मतलब धोखाधड़ी, तो ये किससे संबंधित है? धोखाधड़ी से संबंधित। किसमें हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर इसका सी। इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो हम इसमें बताना है सही है। और जब प्रश्न पढ़ा करो इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि सही है ये पूछ रहा है या सही नहीं है ये पूछ रहा है, क्योंकि कई बार हम उल्टा कर देते हैं। उसने पूछा सही नहीं है और हमने देखा सही है बस टिक करा और भागे पड़ गए, बाद में आगे देखते हैं क्या कर दिया। तो सबसे पहला है, वो कह रहा है ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। ए किसके साथ राजी हो जाता है? बी के साथ, कि चलो मनोरंजन के लिए मुक्केबाजी करते हैं। उसमें क्या होता है? मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा के, ए की कोई बुरी मंशा नहीं है, मतलब दुराशय नहीं है, जो अपराध के 4 तत्व होते हैं वो इसमें शामिल नहीं है। बी को बुरी तरह घायल कर देता है, ठीक है ना भाई, हो गया घायल, मार दी, 2-3 घुस्से फालतू लग गए होंगे कहीं को। तो वो पूछ रहा है ए ने अपराध किया? नहीं, तो इसका मतलब ए ने अपराध नहीं किया। धारा 87 क्या कहती है? यदि सम्मति में हुआ कोई भी अपराध, वो क्या अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्या अपराध नहीं माना। ये पढ़ा चुके हैं आईपीसी की धारा, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको एक बार देख लेना जिसने नहीं पढ़ी है, ठीक है ना। प्ले लिस्ट में है वीडियो, संपूर्ण मूल विधि के नाम से फोल्डर, वहाँ से देख लें। दूसरा कह रहा है बी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। अब अपनी मर्जी से ली थी तो मतलब कौन सी बात होगी? अब धारा होगी 86, 85 अगर ज़बरदस्ती किसी ने पिला दी तो बहुत ही 85। तो वो कह रहा है अपनी मर्जी से ली थी, उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्योंकि हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया, तो वो पूरा पी ने कोई अपराध नहीं किया, नहीं उसने अपराध किया है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से ली थी, उसने अपनी मर्जी से पी है भाई, इसलिए उसने अपराध किया है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही, जिसमें क्या है? केवल 2 सही है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई।
जो पहला है उसमें धारा 87 का प्रयोग हुआ है और जो दूसरा है उसमें धारा 86 का। धारा हम यहीं पे सारी याद कर लेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लें। जिसने नहीं किया है वीडियो देख लेना और फिर दोबारा इसको वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वो गया अगला प्रश्न आया था भाई, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। मतलब किस में ये कहा गया है कि आजीवन कारावास को जो 20 साल के बराबर माना जाएगा। तो ये कहा गया भाई धारा 57 में। धारा 57 में क्या कहा गया है कि जो आजीवन कारावास है उसको 57 वर्ष के बराबर माना जाएगा। ठीक है। और जो 55 है उसमें आजीवन कारावास का लघुकरण से संबंधित है। लघुकरण उसका कितना हो सकता है वो न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। तो 57 में क्या कहा गया है, 57 में कहा गया आजीवन कारावास को किसके बराबर माना जाएगा, 20 वर्षों के बराबर। ये किस में कहा गया, कई बार पूछा गया है धारा 57 में। धारा 63 जुर्माना से संबंधित है। जुर्माना किस पर कितना लगाना है ये न्यायालय डिपेंड करता है उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार। धारा 47 जो धारा इंपॉर्टेंट होगी उसका देखेंगे, फालतू नहीं देखने में। धारा 47 फिर भी बता देता हूँ, वैसे ये लिखवाई भी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। धारा 47 देखो, धारा जो आपकी है 45 और 46 वो जीवन मृत्यु का वर्णन करती है। वो किससे संबंधित है, जीवन और मृत्यु से। 45 में जीवन की परिभाषा दी गई है और 46 में मृत्यु की परिभाषा दी गई है। और जो यह आपके 47 ये मनुष्य से भिन्न अगर कोई जीव है, जो भी जीव जंतु हैं मनुष्य से भिन्न, उनके बारे में बताती है। ठीक है। तो इतना इसको याद नहीं करने की जरूरत। धारा 57 और 63 आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, 57 आई हुई भी है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। कौन सा वक्तव्य सही है, मैं फिर बता रहा हूँ, इस पर ध्यान से पढ़ा करना। पहला कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना, किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। एक धारा कहती है कि केवल राजी हो जाना ही क्या है, अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा कहती है कि आत्महत्या की कोशिश क्या है, एक अपराध। तो जो आपके ये है पहला ऑप्शन हो गया, ये हो जाएगा आपका धारा किससे 122 से संबंधित हो जाएगा। मतलब भारत सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल होना या उसके लिए अपराध के लिए केवल हाँ ही कर देना, उसमें शामिल होने के लिए राजी हो जाना, वो क्या है, दंड देने के लिए पर्याप्त है, धारा 122। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा आत्महत्या की कोशिश करना, यह है आपका धारा 309। धारा 309 में क्या है, आत्महत्या की कोशिश ही क्या है, अपराध है। आत्महत्या की कोशिश करना क्या है, अपराध है। लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा, अपराध की श्रेणी से इसको श्रेणी मुक्त कर दिया है। ठीक है ना, अपराध की श्रेणी से इसको श्रेणी मुक्त कर दिया। लेकिन ये 309 में क्या है, अपराध है। अब आगे चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, दोनों सही हो जाएंगे आपके, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ए और बी। हम नेक्स्ट प्रश्न में कहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है। तो ये हम पढ़ चुके हैं भाई, खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना, नहीं, इससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद कौन सा है, हत्या का प्रयास, कौन सा है, हत्या का प्रयास, हाँ ये है। हत्या का प्रयास से संबंधित कौन सी धारा है, हत्या का प्रयास से संबंधित है भाई धारा 307। अप्राकृतिक किससे संबंधित है, अप्राकृतिक अपराध की कौन सी धारा से संबंधित है, 377 से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जो खतरनाक हथियारों वाला है, ये खतरनाक हथियारों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट मारना, ये धारा 323 में है। ये धारा 323 में, हत्या प्रयास धारा 307 और अप्राकृतिक अपराध धारा 377। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वो कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार, आईपीसी के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला है, 6 वर्ष के एक बच्चे, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, थोड़ा इतना साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चे बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया, वो कह रहा है ए ने कोई अपराध नहीं किया, तो बिल्कुल सही है भाई, ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है धारा कौन सी है, हमने पढ़ रखा है धारा 82। धारा 82 में क्या है, 7 वर्ष से कम का कोई बच्चा होगा उसको कोई सज़ा नहीं होगी। तो कितने वर्ष का बच्चा बताया हमने, 6 वर्ष का, बस वहीं से आप क्या कर दोगे, सही। नेक्स्ट है, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। देखो अब धारा 85 की बात आ गई, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ, मतलब गलती धोखे से खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध किया, नहीं किया। धारा 85 इसी बात के लिए बनी है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है।
ठीक है, क्योंकि उसे एक तो आशय नहीं था, उसका पता नहीं था, और दूसरी चीज़ उसने अपनी मर्जी से जो भी है नशीला पदार्थ नहीं लेता। तो इसका मतलब 1 और 2 इसमें ऑप्शन क्या होंगे, दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वो पूछ रहा है कौन सा मामला द्विविवाह के अपराध, निजता के कानून और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी। मतलब ये माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। चाहे वो इस्लाम में परिवर्तित हो जाए, लेकिन उसकी क्या होगी, दूसरी शादी अमान्य होगी। अगर उसने पहली शादी भंग, अगर हाँ पहली शादी मतलब तलाक वगैरह हो चुका है तो वो अमान्य नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा, अमान्य होगी। लेकिन ये केवल बस यहाँ का कानून बहुत गंदा है भाई, कुछ को छूट है कुछ को नहीं है। भाई मुस्लिमों को कुछ छूट दे रखी है, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। भाई बात तो ये है कि जब एक संविधान है, सब कुछ एक है, तो एक कानून होना चाहिए, सभी के लिए बराबर का कानून होना चाहिए। अलग अलग कानून लगते हैं सबके लिए। तो ये किस वाद में कहा गया था, हमने सारे जितने भी केस हैं हमने सब किए हैं, जितने भी वाद हैं बहुत अच्छे से पढ़ाए गए, तो उसको देख लेना। ये सारे जितने भी हैं चारों ऑप्शन में सब कर रखे हैं। तो ये किस में कहा गया था, द्विविवाह से संबंधित। देखते हैं आप क्या कर दोगे, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। सबसे पहला ऑप्शन है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें क्या था, इसमें यह था यदि कोई अनुसूचित कोई शेड्यूल्ड भूमि है या कोई आदिवासी जनजाति क्षेत्र में आ रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, या तो आदिवासी ही कोई उद्यम लगा सकता है या कौन, सरकार लगा सकती है। ना तो कोई प्राइवेट जा सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं जा सकती, ना ही कोई वैसा अदर जो आदिवासी ना हो कोई भी वहाँ पर उस काम को नहीं कर सकता। ये किस बात में कहा गया था, समता। ये थैनित समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ऐसे आ जाते हैं ऑप्शन, तो उसमें घबराना मत, वो समता ही है। ठीक है। और दूसरा है लिली थॉमस बनाम भारत संघ। लिली थॉमस में क्या कहा गया था, लिली थॉमस में ये कहा गया था भाई जो भी ये नेता हैं, जो भी लोकसभा विधानसभा जो बड़े बड़े चुनाव लड़ते हैं, इन पे इतने केस होते हैं, पता नहीं जाने लाखों इतने हजारों केस होते हैं इन पे, ठीक है ना, लेकिन सब जमानत पे, और इलेक्शन भी कहाँ से लड़ते हैं, जेल में से लड़ लेते हैं। तो इसी बाद में ये कहा गया था कि भाई इन पर क्या होना चाहिए, यदि किसी का 2 वर्ष से ऊपर अपराध है, किसी पर 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा है उसमें, तो उसको इलेक्शन से बाहर किया जाए। ठीक है। इसी पर एक निर्णय दिया था, इसी बात से संबंधित 13 फरवरी 2020 को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान का अनुच्छेद 129 और 142 का उपयोग करते हुए कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया था, अपने विधानसभा व लोकसभा उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया था। इस सबको प्रकाशित किया जाए, ठीक है ना, इन सबको क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, प्रकाशित करना है इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल में बात समझ। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, ये IT एक्ट की धारा 66 से संबंधित है, पढ़ चुके हैं बहुत पहले अच्छे से। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट, इनमें से कौन से अपराध के मूल तत्व हैं, धारा 40 अपराध के क्या है, मूल तत्व। तो धारा 40 क्या बताती है अपराध के बारे में, तो इसमें से कौन से मूल तत्व हैं। तो पहला इंसान द्वारा किया, हाँ बिल्कुल, जब तक इंसान द्वारा नहीं होगा वो अपराध नहीं माना जाएगा। आपराधिक इरादा, बिल्कुल आपराधिक इरादा होना चाहिए। दूसरा कोई अवैध कार्य, हाँ, या चूक, ये किस में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। और चौथा क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति की चोट, हाँ तो ये भी जरूरी है भाई, उसके शरीर या मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचे, वो किस में श्रेणी में आएगा। तो ये चारों के चारों सही है, ये अपराध के मूल तत्व हैं चारों। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, A, PQRS, ये चारों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 दहेज मृत्यु के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। ये 304 में हम पढ़ चुके हैं। तो कम से कम भाई इसमें कितनी सजा मिलेगी, इसमें कम से कम 7 वर्ष सजा मिलेगी। दहेज से संबंधित कितने केस थे हमने पढ़ चुके थे, हरवंश बनाम गुरचरण कौर, विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश, शांति बनाम राज्य, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, जितने भी केस हैं आप मूल विधि की वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट से। ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। वो कह रहा है मामला, कौन सा मामला, भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह विवाह से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दिया। कब दिया तलाक, 1978 में। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण, ये नहीं शर्म है उसको, 62 वर्ष की महिला को वो तलाक दे रहा है। कितनी उम्र की थी, 62 वर्ष की। वो क्या करती उस समय, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह ब्याह नहीं दिया गया। ठीक है, मुकदमा जीत लिया, लेकिन उसके बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया, क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे। तो ये हम केस पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है ना, ये सारे केस हम पढ़ चुके हैं। तो ये किस में कहा गया था, शाह बानो केस में, ऑप्शन नंबर C। इसलिए कह रहा हूँ
हर प्रश्न पत्र में एक नया केस जरूर आता है, तो जितने भी सारे केस करा दिए मैंने, उन केस से बाहर नहीं जाएगा, तो उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। बाकी हम यहाँ पे कर ही रहे हैं जितने आए हुए हैं। नेक्स्ट देखना है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अप्राकृतिक अपराध से संबंधित। अप्राकृतिक अपराध से संबंधित, जिसको आंशिक रूप से क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? धारा 377 अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा डैश फिल इन द ब्लैंक्स वर्षों से अधिक कारावास का हो सकता है। तो भाई जो वारंट वाले मामले होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें 2 वर्ष से यदि अधिक की सजा है तो वो किस में आता है? आपका वारंट मामले में आता है। ये सीआरपीसी की धारा 2X में कहा गया है। 2X मतलब 24। 2 का कौन सा सेक्शन है? 24। अब मैं इसको थोड़े से इसके जो सेक्शन है वो बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। करा चुके हैं जितने भी, मैं सारे करा चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। भाई आप नंबर से याद रख लेना, ऐसे कैक है में भी थोड़ा सा रिल जाते हो, आप नंबर से याद रख लेना, वहाँ पे जाके आप कैलकुलेट कर लेना। 2 कै मतलब 2(1) में क्या कहा गया? जमानती अपराध के बारे में। फिर 2 के 3 में क्या कहा गया? संज्ञेय अपराध। तो 2(3) में क्या है भाई? संज्ञेय अपराध, इसको याद रखना। 2 के 3 में, 3 मतलब सी या कैक है गए, ठीक है ना, उसको आप अपने हिसाब से समझ लेना। और 1 में 2 का 1, 2 तो है ही है, उसके बाद जितने भी सब हैं जो भी उसके उपखंड है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो 2 के 4 में, अब 2 धारा 2 के ही सारे सब सेक्शन है तो इसलिए 2 का नाम नहीं लेंगे। अब क्या करें? तो 2 का 1 में क्या है? जमानती अपराध। 3 में क्या है? संज्ञेय अपराध। 2 के 3 में क्या है? संज्ञेय अपराध। और 4 में क्या है? 4 में है परिवाद, मतलब कंप्लेंट, शिकायत से संबंधित है। इसके बाद हम 4 के बाद 7 की बात करते हैं। वो किससे संबंधित है? जांच। वो किससे संबंधित है? जांच से संबंधित है। इसके बाद 8 अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस द्वारा की जाती है, ठीक है। और इसके बाद है आपका 12 किससे? असंज्ञेय अपराध से। एनसीआर किससे संबंधित है? जिसमें एनसीआर होती है, एफआईआर नहीं होती है। इसके बाद हम देखते हैं 2 का कौन सा होगा आपका? 2 का होगा आपका 23 होगा आपका समन मामला से। और 2 ये 24 हम देख ही चुके हैं, ये किससे? वारंट मामला से। एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला होगा 2 का पहला होगा जमानती अपराध, तीसरा होगा संज्ञेय अपराध, चौथा होगा परिवाद मतलब शिकायत से संबंधित, 7 होगा जांच, इंक्वायरी से संबंधित जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा होती है। इसके बाद 2, 8 ये होगा इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस द्वारा होती है, इन्वेस्टिगेशन। 12 होगा असंज्ञेय अपराध, मतलब 3 है संज्ञेय अपराध और 12 है असंज्ञेय अपराध। 3 चौका 12 ऐसे कर लेना। तो 2 का 3 है संज्ञेय अपराध और 2 का 12 है असंज्ञेय अपराध से। इसके बाद है आपका बताया 2 कितना? 2 23 हो जाएगा आपका समन मामला। 2W मतलब समन मामला से संबंधित। 2X ये किससे संबंधित है? वारंट मामला से संबंधित। बाकी हमने सारा कर रखा है, उसमें वीडियो में आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप इस चीज़ को देख लेना। तो ये कितने वर्ष से अधिक होता है वारंट मामला? ये होता है 2 वर्ष से अधिक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब भी गैरकानूनी जनसमूह द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किस अपराध का दोषी होता है? तो किस अपराध का दोषी होता है? तो भाई 146 है बलवा से संबंधित। 146 में क्या है? बलवा से संबंधित है। बलवा की परिभाषा इसमें दी गई है। तो इसमें किससे संबंधित होगा? इसमें होगा आपका विद्रोह से नहीं होगा, आतंक से नहीं होगा, पीछा करने, इसमें होगा दंगा करने से संबंधित। किससे संबंधित होगा? इसके अनुसार होगा बलवा या दंगा, हिंसा करने से संबंधित हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है? भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? तो पहला है धारा 121 में कहा गया भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। तो भारत सरकार के विरुद्ध यदि कोई युद्ध की घोषणा करता है तो उसमें क्या हो सकता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या जुर्माना, या इन सब प्लस में जुर्माने से भी क्या हो सकता है? दंडित किया जा सकता है। तो इसमें मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। किस अपराध में? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की कोई घोषणा करता है तो उस अपराध में। दूसरा है धारा 364 है, ये किस लिए? फिरौती के लिए व्यापरण। ये व्यापरण क्या होता है? अपहरण, ये हम सब कुछ सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब ये पूछ रहा है 364 है किस लिए है? फिरौती के लिए, व्यापरण से संबंधित। व्यापरण और अपहरण
दोनों के लिए क्या दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों अपराधों में क्या होगा, मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 किसके विषय में है? तो भाई सभी को पता है इसमें कौन से है, बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से संबंधित है। कौन सी धारा? 375 और 376 से संबंधित। हत्या के लिए पहला ऑप्शन क्या है इसमें, हत्या करना है प्रयास, अभी हम देख चुके हैं धारा 307। तीसरा ऑप्शन है अप्राकृतिक अपराध, किससे संबंधित है ये किससे हो जाएगा आपका, धारा 377। खतरनाक हथियारों से उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, ये हो जाएगा आपका धारा 323 आईपीसी की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया भाई, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? तो वो पूछ रहा है किसके तहत मृत्युदंड संभावित है, इसमें यह बताना है हमें। तो पहला दिया है उसने, पहला ऑप्शन है धारा 122, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। नेक्स्ट है धारा 194 में क्या कह रहा है, ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो भाई जो ये है आपकी धारा 122, इसमें क्या है, इसमें अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है और जुर्माना लग सकता है। तो इसमें मृत्युदंड नहीं मिलता है। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, इसमें क्या होगा, 10 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। लेकिन हाँ 194 यदि कोई ऐसा झूठा साक्ष्य गढ़ा जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को क्या होगा, मृत्युदंड मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? तो मैंने भी बताया था आपको कि जो आत्महत्या का प्रयास है वो अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्महत्या के प्रयास का अपराध अब क्या कर दिया गया है, अपराध की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सज़ा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना, उसको जो जुर्माना लगा उस पर कितना लगा, 40 रुपये जुर्माना, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67, देखो आईपीसी की धारा 67 भी यहाँ से याद हो जाएगी। आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक कैद किया जा सकता है? तो 67 में क्या है, जुर्माना न जमा करने पर कैद। धारा 67 याद होगी यहाँ पे 67। तो उसमें यह है, यदि कोई 50 रुपये का जुर्माना है, यदि 50 रुपये तक का जुर्माना है तो उसको जो सज़ा होगी उसके, अगर वो जमा नहीं करता है तो 2 महीने तक की कैद हो सकती है। यदि 50 से 100 रुपये तक का जुर्माना है तो उसको जो कैद होगी वो 4 महीने तक की कैद हो सकती है। यदि 100 रुपये से अधिक का जुर्माना है तो उसको अधिकतम कितनी 6 माह की सज़ा होगी। कितनी होगी, अधिकतम 6 माह की सज़ा होगी। तो 40 रुपये का जुर्माना है, मतलब 50 से कम है, तो उसको कितने महीने तक की कैद हो सकती है, 2 महीने तक की कैद हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए? तो इसको रद्द कर दिया किसमें, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन बताया था इसमें, 14 और 21 का इसमें उल्लंघन बताया था। तो इसलिए क्या कर दिया, इसको रद्द कर दिया। बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो देख लेना भाई एक बार। तो किस में कहा था, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में 303 को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेय सिंघल हम देख ही चुके हैं, किससे संबंधित है, आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 से। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? अब एक चीज़ बताओ, मैंने बहुत अच्छे से कराया था अध्याय, आप जिसने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में अध्याय जरूर देख लो, ठीक है ना, देख लेना सारी चीज वीडियो ही, आईपीसी सीआरपीसी सारी, लेकिन अध्याय बहुत अच्छे से कराया गया है। उसमें बताया गया था भाई वातावरण स्वास्थ्य, कि भाई किसमें यदि एक व्यक्ति को कितने लेके जा रहे हैं, 4, एक को 4 लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसका स्वास्थ्य खराब था, वातावरण सही नहीं था, या उसका किसी ने नैतिकता मतलब उसका ध्यान नहीं रखा है। तो इतने भी ये संबंधित है किसमें, जब एक को 4 ले जा रहा हूँ तभी इन बातों का जिक्र आता है। तो 1, 4 मतलब अध्याय 14। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ते हुए सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं तो उसे बलवा करना कहते हैं। न्यूनतम कितने लोगों के होने पर ऐसी स्थिति को बलवा करना कहा जाएगा?
कितने लोगों को बलवा करना कहा जाएगा? यदि वो दंगा कर रहे हैं तो 2 चाहिए, लेकिन बलवा करना जो कहा जाएगा कम से कम उसमें चाहिए भाई 5 व्यक्ति। कितने होने चाहिए उसमें? कम से कम 5 व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता किस धारा में? तो दिया गया है धारा 97 में। अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है वो किस धारा के तहत? धारा 97 के तहत। धारा 98 किसी पागल के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति या उसकी संपत्ति की रक्षा की जा सकती है। 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के क्या दिया गया? परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया? प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की परिभाषा दी गई है। और धारा 100 में क्या दिया गया? मृत्यु दंड तक किया जा सकता है प्राइवेट प्रतिरक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस मामले में यह फैसला किया गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? यह किस में कहा गया था? ये कहा गया था मथुरा मलिंगम बनाम राज्य में। किस में कहा गया था? मथुरा मलिंगम बनाम राज्य। सारे एक्ट करा चुका हूँ, सारे के सारे एक्ट, और एक्ट बहुत आते हैं और बस देखते ही करना है। इसमें तो समय भी नहीं लगेगा, आप एक बार अच्छे से पढ़ लो इसको, समय नहीं लगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो किस में कहा गया था भाई? मथुरा मलिंगम बनाम राज्य में कहा गया था कि एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। एबीसी बनाम राज्य किससे संबंधित है? इसमें यह संबंधित है, अगर कोई महिला है, अविवाहित है, उसका बच्चा है, तो उसे ज़रूरी नहीं, जो भी उसका पति जिसके बच्चा है वो जिससे उसके रिलेशन थे, ज़रूरी नहीं उसको नाम दे या ना दे, वो उसको खुद भी मतलब उसका गार्जियन बन सकती है। ये इसमें कहा गया था। एबीसी कुछ भी नाम रख लो, ऐसे याद रख लेना उसको, मतलब उसको अधिकार है एबीसी कुछ भी नाम रख लो। किसका? उस बच्चे का जो बिना शादी के हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो पहला ऑप्शन है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो किसमें? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। धारा 99 आईपीसी की धारा 99। नेक्स्ट, आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, बिल्कुल सही है, धारा 97। दूसरे का शरीर की प्रतिरक्षा, ये भी बिल्कुल सही है, धारा 98। चोरी और लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, हाँ ये भी सही है, इसकी भी सही है। तो और कह रहा है आगे उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या है? सभी की प्रतिरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो ये किस में है भाई? हम पढ़ चुके हैं, धारा 354। 354 में किस है? महिला की लज्जा भंग करना। तो ये किस में? आईपीसी में। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से या संपत्ति से या शरीर व संपत्ति दोनों से? तो ये किससे संबंधित है? दोनों से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी की बात हो रही है अब, कि धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? केवल संज्ञेय अपराध में। तो ये किससे संबंधित है भाई? केवल संज्ञेय अपराध में। 154 के तहत एफआईआर लिखनी होगी। किसको लिखनी होगी? जो भी थाने पर है वहाँ के अधिकारी। यदि महिला से संबंधित अपराध है तो केवल महिला ही लिखेगी जो भी एफआईआर लिखनी होती है, ठीक है। तो किससे संबंधित है? केवल संज्ञेय अपराध से। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया की संहिता 2C की निम्न में से किससे संबंधित है? तो भी मैंने बताया था भाई किससे संबंधित है। 2C मतलब 2 3, इसका तीसरा है। तो 3 में क्या बताया था? संज्ञेय अपराध। और 3 क्या हो गया? ये हो गया संज्ञेय अपराध। और 3 के बाद 3 चौक 12, 12 में क्या होगा? असंज्ञेय अपराध। तो 3 में क्या है? संज्ञेय अपराध। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो इसमें परिभाषित किया गया है धारा 120 कै में, और इसका जो दंड है वो दिया गया धारा 120 ख में। धारा 120 ख में। अभी 121 हम पीछे देख चुके हैं। 121 में क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना। इसमें क्या हो सकता है? मृत्यु दंड तक मिल सकता है उसको, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। धारा 159 दंगे से संबंधित है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट है भाई दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी किस धारा में विभाग के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया है? तो प्राविधानित किस में किया गया है? तो ये पूछ रहा विभाग के विरुद्ध अपराधों के लिए किस में? सीआरपीसी में। तो यह है धारा 198। कौन सी धारा है भाई? धारा 198। बाकी हमें सीआरपीसी की धारा कभी कभी मतलब कम ही पूछी जाती है, वो 2-3 धारा मुश्किल से पूछी गई सारे एग्जाम में, इसलिए इसको ज़्यादा इतना याद 4-5 ज़्यादा पूछी गई, इससे ज़्यादा नहीं पूछी थी। तो जितनी इंपॉर्टेंट है बस हम वही पढ़ेंगे। तो क्या याद रखना है आपको? किस धारा में विभाग के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्राविधानित किया गया? तो ये किया गया धारा 198, इसको याद रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H मतलब 2(8) किससे संबंधित हो गया है? तो 2(8) में क्या बताया था भाई? 2(8) में बताया था अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। और 2(7) में क्या था? 2(7) में था जांच से संबंधित, जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय करेगा। और जो 2H है अन्वेषण, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, ये किससे संबंधित है? ये करेंगे पुलिस। ये कौन करेगा? पुलिस। नेक्स्ट देखते हैं, दंड प्रक्रिया की संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाए। ये सारी हम पढ़ा चुके हैं, बस आप देख लेना एक बार। तो ये किया गया धारा 162 में। इसमें कहा गया यदि किसी व्यक्ति से कोई जांच के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई कथन अभी लेखबद्ध किया गया तो उसमें उससे हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? वो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पहला है, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। इसमें क्या कर सकता है? बिल्कुल अपराध अगर ऐसा है, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ संज्ञेय अपराध होने वाला है तो उसमें क्या कर सकता है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा है, उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, यदि उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, तो ये भी क्या है? सही है। तो कौन क्या हो जाएगा इसमें? दोनों सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे भाई। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? तो धारा 159। किस में किया गया? धारा 159 में, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय संविधान की धारा 24 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई? तो किसके अधीन असंवैधानिक करार दी गई? तो ये दी गई है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में धारा 303, मतलब अगर कोई आजीवन कारावास का अपराधी अगर किसी की मृत्यु कर देता है जमानत पे बाहर आके, तो उसको अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन अभी क्या करते हैं यहाँ पे? असंवैधानिक करार दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, छल की सज़ा आगे पूछ रहा है वो, छल की सज़ा किस में है? तो छल के बारे में किस में बताया? धारा 415 में। और छल की सज़ा किस में दी गई है? धारा 417, आईपीसी की धारा 417 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो इसमें ये पूछा है भाई, इसमें कौन सा ऐसा अपराध है जिसमें दंडनीय? हत्या नहीं, दहेज हत्या नहीं, इसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय नहीं है। इसके बाद है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। हाँ, ये क्या है? इसकी तैयारी करना भी मात्र, इसकी तैयारी करना भी मात्र क्या है भाई? ये क्या है? दंडनीय है। आईपीसी में 3 तैयारियों को अपराध माना गया है। कितनी तैयारियों को? 3 तैयारियों। एक तो यही हो गया आपका भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, किस में हो जाएगा आपका? ये 122 में हो जाएगा। इसकी तैयारी करना भी क्या हो जाएगा? अपराध। एक है आपका धारा 399 जिसमें डकैती की तैयारी होती है, उसमें क्या होगा? आपको तैयारी अगर है तो उसमें क्या होगा? आपको सज़ा मिल सकती है। एक है आपका धारा 126 आतंक मचाने के लिए राष्ट्र के विरुद्ध, मतलब राष्ट्र के विरुद्ध यदि कोई आतंक मचाने के लिए तैयारी करता है तो उसमें भी क्या होगा? आईपीसी में दंडनीय है। ये 3 धारा हैं जो आईपीसी में दंडनीय हैं। धारा 399 डकैती की तैयारी, धारा 122 राष्ट्रद्रोह, मतलब यही जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, यही वाला धारा 122, और धारा 126 राष्ट्र के विरुद्ध आतंक मचाने से संबंधित। नेक्स्ट है, तो आत्महत्या का नेक्स्ट है भाई, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण, मतलब आत्महत्या के लिए कोई दुष्प्रेरित करता है अबेटमेंट, तो उसकी सज़ा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में है? ये पूछ रहा है। तो आत्महत्या का दुष्प्रेरण के लिए जो सज़ा का प्रावधान है वो है आपका धारा 306 में। और आत्महत्या का प्रयास किस में है? आपका 309 में। किस में है? 309 में क्या? आत्महत्या का प्रयास। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। और 307 में क्या है? हत्या का प्रयास। 307 में क्या है? हत्या का प्रयास। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट, गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया? कहीं ये भी पूछा था कितनी चोट को शामिल किया है, तो बस इसमें इतना याद रखना है, कितनी चोट। तो कितनी चोट को शामिल किया है? जो गहरी बढ़िया वाली जो चोट होती हैं, ठीक है ना, एक तरीके सख्त चोट जो बोलते हैं, कितनी प्रकार की चोट को शामिल किया गया उसमें? तो इसमें किया गया ऑप्शन नंबर डी, कुल 8 प्रकार की चोटों को शामिल किया गया। इसको इतना याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है आईपीसी किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो आईपीसी किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया? तो ये किया गया धारा 141 में। किस में किया गया? धारा 141 में किया गया विधि विरुद्ध जमाव
को परिभाषित किया गया, जब उनका क्या हो, समान उद्देश्य हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दंड प्रक्रिया की संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी किस धारा में आर्म्ड फोर्सेज सशक्त बल के, मतलब सशक्त नहीं, सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत भाई संरक्षण दिया गया है उनको? तो ये दिया गया धारा 45 के तहत उनको संरक्षण प्राप्त है सशस्त्र बलों के। किसके तहत? सीआरपीसी की धारा 45। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बहुत सारे केस हुए थे, बहुत सारे केस हैं, मतलब तो वो आए हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ लेना। सारे केस करा दिए हैं, कोई भी बाहर का केस नहीं आ रहा है। तो उसने कहा है भाई, जो प्रश्न नेक्स्ट है उसमें कह रहा है निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से? ये पढ़ा चुके हैं, जयदेव बनाम स्टेट। जयदेव बनाम स्टेट का संबंध किससे है? आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो ये तो आपका हो गया, जो आत्मरक्षा का अधिकार है किससे संबंधित है? जयदेव बनाम स्टेट से संबंधित है। ये केस हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 125(1) घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? तो धारा 125 जो है सीआरपीसी की, उसमें क्या है, भरण पोषण से संबंधित है। भरण पोषण की परिभाषा उसमें दी गई है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? माता पिता के भरण पोषण के लिए। यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? केवल पुत्र, केवल पुत्री या पुत्र एवं पुत्री दोनों? तो धारा 125(1) घ कहती है कि पुत्र और पुत्री दोनों जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वो, एस वरदराजन बनाम स्टेट, एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? तो ये है भाई विधिपूर्ण संरक्षकता में से क्या है, व्यापरण से संबंधित है। कौन सी? आईपीसी की धारा 363। आईपीसी की धारा 363 से संबंधित है एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध। नेक्स्ट, रामू सोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? अतिचार, ट्रेसपास, गृहतिचार, हाउस ट्रेसपास या सेंधमारी, हाउस ब्रेकिंग या उपरोक्त सभी? तो इसमें कौन सा? अतिचार ये होता है भाई किसी के घर नहीं, मतलब किसी की संपत्ति में यदि कोई जाकर वहाँ पर क्या करता है, कोई नुकसान करता है उसको, जिससे जिसकी संपत्ति है उसको क्या हो, नुकसान हो, या वहाँ पर से कुछ तोड़फोड़ करता है, तो वो क्या होता है? अतिचार होता है। लेकिन अगर कोई यही काम किसी के घर में जाकर करे, किसी के घर में जाकर करे, उसके सामने ही जाके करे, मतलब मेन गेट से जाए, तो वो क्या होता है? गृहतिचार। यदि कोई खिड़की से या अलग दूसरे तरीके से जो मेन रास्ता ना हो वहाँ से करता है तो उसको कहा जाता है सेंधमारी, उसको कहता है हाउस ब्रेकिंग। तो उसने क्या किया, रामू ने क्या किया यहाँ पर? सेंधमारी मतलब हाउस ब्रेकिंग की है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक फरार अपराधी वह होता है जो घर से भागकर छुप गया हो। एक फरार अपराधी क्या होता है? जो घर से भागकर छुप गया हो। विवेचक को पुष्ट कर, या दूसरा ऑप्शन क्या है? विवेचक को पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया, नहीं ये भी नहीं है। पड़ोसी व उसके साथियों का बयान है कि वह भाग गया, उससे भी कोई मतलब नहीं। जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है। तो जिसके अंत जो धारा है सीआरपीसी की 82 उसके अंतर्गत यदि घोषणा की जा चुकी है तो उसको क्या माना जाता है? फरार माना जाता है। और धारा 83 में क्या होता है? कुर्की के लिए प्रावधान है। किसमें? धारा 83 सीआरपीसी की, उसको भी याद रखना। नेक्स्ट है लोक अभियोजक निम्न में से, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है? जिला जज या जिला मजिस्ट्रेट या डीजी प्रोजिक्यूशन या जिला पुलिस जिला प्रभारी? तो ये करता है भाई डीजी प्रोजिक्यूशन। किसके अंतर्गत करता है? सी, डीजी प्रोजिक्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है? किसको अधिकार? मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में यदि कोई ऐसा है जिसको मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है, उस दशा में क्या वो कर सकता है? तो हाँ बिल्कुल कर सकता है। यदि आजीवन कारावास से कोई दंडनीय अपराध की दशा में कोई भागता है या गिरफ्तार होने से बच रहा है, उसमें भी कर सकता है। तो किसमें है? इन दोनों में क्या है? पुलिस को अधिकार है कि उसको मृत्यु तक कारित कर सकती है। नेक्स्ट, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल, संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल में कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है? तो ये दी जा सकती है 3 माह से अधिक जो समरी ट्रायल होता है, संक्षिप्त विचारण, वो नहीं चल सकता। तो इसमें कितना हो सकता है? मैक्सिमम 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में असंज्ञेय अपराध को किए जाने से रोकने के लिए, मतलब संज्ञेय अपराधी को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तार का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है? तो किस जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा है किसके तहत पुलिस को अधिकार है? तो 151 में काफ़ी चालान होते हैं, तो 151 के तहत उसको क्या है? अधिकार है पुलिस को 151 में चालान कर दो भाई ये संज्ञेय अपराध करने वाला था, इसलिए क्या कर दिया? 151 में चालान कर दिया, तो 151 में गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। नेक्स्ट, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो किस रूप में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ये किया गया था आर बनाम मैकनाटन, ये लंदन का वाद था। तो आर बनाम मैकनाटन का वाद था, मतलब यदि कोई पागल है, धारा 84 आईपीसी की,
मतलब यदि कोई पागल है और वो किसी को मार देता है, कोई अपराध कर देता है, तो वो अपराधी नहीं है। नेक्स्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है। कितनी दे सकता है? जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है सीआरपीसी की धारा 29(1) में, तो ये कितने वर्ष तक की सजा दे सकता है भाई? 7 वर्ष से अधिक की सजा ये नहीं दे सकता है। कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है? रक्त जांच? नहीं। ब्रेन मैपिंग? नहीं। किसके द्वारा है? डीएनए जांच? हाँ, डीएनए जांच के द्वारा क्या हो सकता है? पैतृकता मतलब किसका ये पुत्र है या पुत्री है, उसके पैतृकता का निर्धारण अब किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है? आपराधिक प्रकृति आकृति? नहीं कर सकता। आपराधिक संभावित लंबाई? नहीं। आप ऑप्शन से भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से भी कर लोगे। जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान? हाँ, जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डीएनए टेस्ट से जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। नेक्स्ट, पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? तो पसीना डीएनए जांच के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है भाई? नार्को टेस्ट? हाँ, ये भी झूठ पकड़ने के लिए। ब्रेन मैपिंग टेस्ट? ये भी है। पॉलीग्राफ टेस्ट? ये भी है। इनमें से सभी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमने पढ़ा था, ये किसमें जो हमने केस किया उसमें पढ़ा था कि ये केवल उसकी मर्जी से ही किया जा सकता है। ऐसा नहीं किसी के साथ ज़बरदस्ती कर लो, किसी के साथ कि हाँ भाई ना, हम तो तेरा नार्को टेस्ट ही करें। जब अगर उसकी मर्जी होगी तो नार्को टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए। सत्य और निश्चित, मानवीय, सुविधाजनक या उपर्युक्त सभी। तो वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में कौन सा सत्य कथन होगा भाई? सुविधाजनक। नेक्स्ट, ये तो आपको अपने आप से ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना, इसको किसी टॉपिक में नहीं है, ये तो आपको करने पड़ेंगे वैज्ञानिक साक्ष्य से संबंधित। नेक्स्ट है, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 व 6 के अधीन, 4 व 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है? तो ये करता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या करता है? धारा 4 व 6 कैदी शिनाख्त अधिनियम की, उसके अधीन विचारण करता है। कौन? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। नेक्स्ट, दहेज धारा 304 ख, 304 ख या 304 बी, जिसको हम पढ़ चुके हैं, की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है भाई? ये की जाती है पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी, मतलब सीओ रैंक का हो कम से कम। ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने जो पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ चुके हैं, ये कौन हो? कम से कम सीओ रैंक का अधिकारी हो दहेज हत्या के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका का साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? तो कितने वर्ष तक के बालक का होना चाहिए भाई? 15 वर्ष तक का यदि कोई बालक है या बालिका है तो उनका जो भी कथन लिया जाएगा वो उनके निवास पर लिया जाएगा, उनको थाने नहीं बुलाया जाएगा। कितने वर्ष तक का? 15 वर्ष तक। नेक्स्ट, पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त ए ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति की, क्या की? संस्वीकृति की। साक्ष्य अधिनियम 1872, साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? तो साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 26 है उसके विरुद्ध अगर उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपने आप को क्या कर लिया? कबूल कर लिया कि हाँ भाई मैंने ऐसे ऐसे जो भी किया है, उसने सब स्वीकृति ले लिया, अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसने लिया तो उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। अगर हम बात करें साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत क्या होता है? अगर उसने पुलिस के सामने वही स्वीकृति ली है तो वो उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने अगर उसने स्वीकृति ले ली तो वो साबित की जा सकती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुलिस वाले डंडे के दम पर स्वीकृति ले ली होगी, ठीक है ना, रात में लट तोड़ दिया होगा उस पर तो उसमें वो तो हाँ कर ही देता। तो इसलिए धारा 25 क्या कहती है? पुलिस के द्वारा जो स्वीकृति ली है उसको नहीं माना जाएगा, और 26 के अगर तहत ले लिया मजिस्ट्रेट के सामने तो वो उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में? तो हम पढ़ चुके हैं 96 में परिभाषा दी गई और 97 में शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है, शरीर और संपत्ति की। तो किस में है? धारा 97 में क्या है? उसको प्रतिरक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट, दहेज लेना एवं देना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हम पढ़ भी चुके हैं, धारा 4 है उसकी। तो उसमें क्या है? दहेज लेना व देना क्या है? दोनों अपराध है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो अभी हम ये पीछे भी रिपीट हुआ था, तो शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है।
नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है तो एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध में होगी, असंज्ञेय अपराध में नहीं। तो एफआईआर किससे संबंधित, धारा कौन सी धारा है सीआरपीसी की 154 के तहत क्या होती है, सीआरपीसी की धारा में एफआईआर से संबंधित है, एफआईआर की जाएगी संज्ञेय अपराध में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है भाई, 376 बलात्कार से संबंधित है, रेप से संबंधित है। तो ये हमारे जितने भी जो हमारे क्वेश्चन आए थे पिछले एग्जाम में, जैसे 2011 में भी आए, 2014 में भी आए, 2017 में भी आए, तो वो सारे केस हमने यहाँ पर कर लिए। कुछ और बच चुके हैं, मतलब सॉरी प्रश्न जो आए थे वो हमने कर लिए, कुछ प्रश्न और बचे हैं, ठीक है ना, कुछ प्रश्न और बचे हैं, और उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस। तो अगली बार कुछ प्रश्न और कुछ प्रैक्टिस, और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इनमें रिपीट हो जाए, तो वो अच्छी बात है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 2-4 ही क्वेश्चन रिपीट होंगे, ज़्यादा नहीं, जो बढ़िया बढ़िया वाले हैं, तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप जो आपके प्लेलिस्ट में वीडियो है मूल विधि की, वो सारी वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मूल विधि का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे, बस आप सारी वीडियो देख के चलो और ध्यान से पढ़ के चलो, ठीक है। और मैथ की भी बहुत बढ़िया ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से कराई जा रही है भाई, कोई लंबे मेथड से नहीं है। 20-20 सेकंड से कम में ही सवाल का आंसर देना है हमें, कितना ही बड़ा सवाल हो, 20-25 सेकंड तक, बड़ा सवाल है 20 से 25, वरना 10 से 15 सेकंड में हम आंसर उसको निकालना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में मैथ की वीडियो है, और करंट की अभी हमारी जून की कंप्लीट किया हमने, जून के करंट अफेयर्स के नाम से वीडियो अपलोड किया कल, उसको आप देख लेना, बहुत अच्छे से बताया गया। उसमें साथ में जो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले वो बताए हैं, जितने भी अब तक के विश्व सूचकांक जारी हुए हैं उसमें भारत की रैंक कितनी है वो बताए हैं, कोरोना काल में भारत के विभिन्न राज्यों ने जो प्रमुख योजना चलाई है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। तो मतलब यह है कि जून के करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम, बस आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।